तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इससे पहले जो टॉपिक था वो था आपका कूलम्ब्स लॉ। उसमें सिर्फ हमने ये देखा कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसा कि आपको बेटा पता है कि जो फोर्स होता है आपका, जो फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी की दो क्वालिटी होती हैं। पहली क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, और दूसरी क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल, ये कोई ब्लॉक है आपका और इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ 6 न्यूटन का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया और फोर्स लगाने की डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये हो गई बेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, एक Q1 चार्ज लिया बेटा और एक सेकंड Q2 चार्ज लिया, और ये इन दोनों की क्या हुई? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हुई। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा है Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का जो नेचर है वो सेम है, पॉजिटिव है। मतलब कैसे हैं? लाइक चार्ज हैं। लाइक चार्ज मतलब रिपल्शन होगा। तो Q2 चार्ज Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और जो Q1 चार्ज है वो Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा जिसका नाम है F21। ठीक है, F12 को मैं कहता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब एक पर 2 के कारण बल, और दूसरा होता है F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आई। अब आगे देखिए बेटा, ये जो R है, इस R के यहाँ पर दो वेक्टर हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला जो वेक्टर होता है वो होता है R2 माइनस R1 वेक्टर। नहीं समझ में आया? देखो, Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो वो 1 से क्या नाम स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा? 2 तक। इनिशियल पोजीशन कौन सी हुई? ये वाली। फाइनल कौन सी हुई? ये वाली। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फाइनल माइनस इनिशियल। गेट माय पॉइंट? ये फाइनल, ये इनिशियल। और जब ये Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बात समझ में आएगी? मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब मैं इस फोर्स को निकालता हूँ। ठीक है बेटा, F12 वेक्टर। देखो K Q1 Q2 का स्क्वायर। अब देखो, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, K Q1 Q2 अपॉन मोड R का स्क्वायर क्या हुआ? सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब हमको डायरेक्शन और बतानी है। तो एक बात याद रखना, जब भी कहीं हमको डायरेक्शन देनी हो तो हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर को मैं A कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ इसका इस्तेमाल डायरेक्शन देने के लिए है। इसीलिए अगर मैं किसी भी वेक्टर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वो क्वांटिटी सेम रहती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी किसी क्वांटिटी में आप 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो बेटा देखना, जैसे कोई एक वेक्टर है, जैसे माना मैंने कोई ए वेक्टर है और वेक्टर की दो क्वालिटी, एक उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज दी डायरेक्शन। तो ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और इसका इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए। अगर मैं यहाँ से ए कैप निकालता हूँ तो क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, इस फोर्स के अलोंग एक वेक्टर है, कौन सा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मतलब ये Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगा रहा है, हो ही ना डायरेक्शन ये। तो ये क्या हुआ? R1 वेक्टर
माइनस R2 वेक्टर का कैप। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसके पास डायरेक्शन भी आ गई। अब इस R को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 वेक्टर। क्यों? ये R वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड। जो ये है उतना ही ये होगा, उतना ही क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, जितना ये है उतना ही ये होगा और उतना ही क्या होगा आपका ये होगा बेटा, ऊपर वाला वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस मॉड R2 वेक्टर। एक पावर और ये दो पावर और ये ऐड हो जाएंगी। देखो के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये पावर 2, ये 1 कितनी हुई 3, और ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इतना फोर्स लगेगा बेटा। ठीक है, आया समझ में? अगर मुझसे कोई कहता है आप F21 पर निकालो, ये हमने क्या निकाला F12। यहाँ पे मुझसे को कहता है कि आप निकालो, आप क्या निकालो, आप यहाँ से निकालो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सिंपल क्या हो जाएगा के Q1 Q2। अब देखो ये क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब देखो F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, मतलब फोर्स Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाता है या Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी बेटा। देखो यहाँ से ऐसा है कि ये Q2 चाहे Q1 पर फोर्स लगाए या Q1 Q2 पर फोर्स लगाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर अपोजिट क्या होगी, डायरेक्शन। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ये क्या ओबे कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को ये ओबे कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को ये ओबे करते हैं। ये था आपका वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा यहाँ से एक बात देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 11th क्लास में आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या इनमें समानता है। ठीक है, पहली समानता है, देखो दोनों क्या ओबे कर रहे हैं, दोनों ओबे कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। मतलब जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। मतलब ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं बेटा। ठीक है, और दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दोनों फोर्स, मैं कह देता हूँ बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर। दोनों फोर्स, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा
सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वहाँ पर लगते हैं बेटा। ये सिमिलरिटी हो गई। पहली सिमिलरिटी, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आर स्क्वायर इन्वर्सली है और इसमें भी क्या है, इन्वर्सली। दोनों फोर्स आपके जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है वहाँ पर लगते हैं बेटा, ठीक है। बोथ फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है बेटा। अब बात आती है, आपने कहा कि सर सिमिलरिटी तो देख ली, अब इसके डिफरेंसेस और बता दो। तो डिफरेंसेस देखते हैं बेटा, क्या है इनके अंदर डिफरेंसेस, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव, मतलब इसमें रिपल्शन कभी नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एंड द सेकंड वन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी होगा और क्या होगा, रिपल्सिव भी होगा, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस देखो बेटा क्या है, कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है डज नॉट डिपेंड्स अपन मीडियम। ये किसी भी मीडियम में रखे हों, हवा में हो, ग्लास में हो, वाटर में हो, तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करते। जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये डिपेंड्स अपन द मीडियम। ये हमेशा क्या करते हैं, मीडियम पर डिपेंड करते हैं, जो कि आपने अभी देखा। और एक बात और बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये काफ़ी छोटा फोर्स होता है और ये काफ़ी बड़ा फोर्स होता है। कैसे देखो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कौन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, और इसमें के 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है बेटा, ठीक है। तो ये था आपका लॉ की, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो स्टार्टिंग से हमने बिल्कुल क्या नाम देखा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी की दो क्वालिटी होती हैं बेटा, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो पहले कॉन्सेप्ट में हमने देख लिया कि फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच लग रहा था उसका कितना मैग्नीट्यूड था। अब हम लोग को ये देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म। और नेक्स्ट जो आपका क्या नाम टॉपिक आएगा वो आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसके बाद इन पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या नाम क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। थैंक यू।